वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल जिसमें हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। और इसमें हम तीनों कंडीशंस यानी जब हमारा सिग्नल कॉजल है, एंटी कॉजल है और नॉन कॉजल है, इन तीनों कंडीशंस को एक साथ इसी न्यूमेरिकल पर टेस्ट करके और रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स हमें दिया गया है इतना। अब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में सबसे पहला काम होता है एक्स जेड अपॉन जेड को एस्टिमेट करना। तो एक्स जेड अपॉन जेड हमारा हो जाएगा जेड प्लस 2 अपॉन जेड 2z² माइनस 7z+3। एक्स जेड अपॉन जेड हो गया इतना, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर है यानी अगर न्यूमरेटर का जो जेड का पावर है डिनोमिनेटर के जेड के पावर से छोटा हुआ तो हमारा सिग्नल प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे जेड की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमारा फंक्शन प्रॉपर है। हमें इसमें और कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर फंक्शन करने के बाद अब हम इसमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए हमें यूज करना है प्राइम फैक्टर्स को। हम इस इक्वेशन में से 2 को अभी कॉमन बाहर ले रहे हैं, तो हमने 2 को ले लिया कॉमन। हमें ब्रैकेट के अंदर मिल गया z² माइनस 7/2z+3/2। हम थर्ड स्टेप में चल रहे हैं जहां पर अब डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये अरेंजमेंट करने के बाद हमें जो प्राइम फैक्टर्स इसमें मिलेंगे वो होंगे 3 और 1/2। तो इस केस में हम इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे 3 और 1/2 को यूज करते हुए, यानी हम इसे लिखेंगे z² माइनस 1/2z माइनस 3z। 3 1/2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3/2, एडिशन करेंगे तो 7/2। तो ऐसे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। आगे है हमारा 3/2। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम इन फैक्टर्स को अलग अलग करेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 2z। इसको z को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर हो गया z माइनस 1/2। इसमें से 3 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में हो गया z माइनस 1/2। इस पार्ट को जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स जेड की इक्वेशन एज z प्लस 2 अपॉन 2z z माइनस 1/2 z माइनस 3। तो ये हमने डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स यूज करके फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बाद चूंकि हमने फैक्टराइज कर लिया है डिनोमिनेटर को, तो इसे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस पे लगाएंगे, तो उस केस में हम इसे लिख सकते हैं दिस इज 1/2 a अपॉन z जो कि पहला फैक्टर है, प्लस b अपॉन z माइनस 1/2 प्लस c अपॉन z माइनस 3। अब ए बी सी की वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको ए की वैल्यू मिलेगी 4/3। इसके बाद बी की वैल्यू आपको मिलेगी -2। सी की वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी 2/3।
इन वैल्यूज को एस्टिमेट करने के बाद हम जब इन्हें इस इक्वेशन में रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उस केस में हमें एक्स जेड अपॉन जेड मिल जाएगा 2/3 अपॉन जेड 2/3 अपॉन जेड प्लस, चूंकि b की वैल्यू हमें मिल चुकी है -2 2 से डिवाइड होगा तो हमें देगा -1, नीचे आ रहा है z -1/2 प्लस c की वैल्यू है 2/3, 2 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 1/3, नीचे है डिनोमिनेटर में z -3। तो जब हम वैल्यूज को ए बी सी की रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब एक्स जेड अपॉन जेड को एस्टिमेट करने के बाद हम एस्टिमेट करेंगे एक्स जेड को, यानी सेकेंड साइड पे जेड का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो उससे हमें मिलेगा 2/3 माइनस जेड अपॉन जेड -1/2 प्लस 1/3 इंटू z अपॉन z -3। एक्स जेड की वैल्यू हमें मिल रही है इतनी। अब इसके बाद हमें आरओसी को कंसीडर करना होगा। तो जब हम पहले आरओसी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सर्कल के बाहर है, z की वैल्यू 3 से बड़ी है। अब यहाँ पर आप देखिए आपके जो दो पोल्स हैं, एक पोल 1/2 पर है, दूसरा पोल आपका 3 पर है, यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 1/2 के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा और 3 के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तो अगर z की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 1/2 से तो बड़ी होगी ही होगी बाय डिफॉल्ट, यानी z इज ग्रेटर देन 1/2। तो इस केस में आपका ये सिग्नल भी कॉजल है और ये सिग्नल भी कॉजल है, यानी दोनों का एस्टिमेशन हमें उन्हें कॉजल मान करके करना पड़ेगा। इसके साथ ही चूंकि ये कांस्टेंट है, 2/3 कांस्टेंट है और हमें पता है कि यूनिट इंपल्स सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म होता है कांस्टेंट 1, तो 2/3 का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2/3 del n। तो अब इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म होगा 2/3 del n, हमने लिख दिया यहां पर। इसके बाद ये सिग्नल हमारा कॉजल है और हमें पता है कि अगर हमारा सिग्नल कॉजल है तो z अपॉन z -a का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म होता है ANUN। तो पहले पार्ट में हमारे a की वैल्यू है 1/2, तो इसके बदले हम टाइम डोमेन वाला सिग्नल लिखेंगे, माइनस साइन बीच में 1/2 NUN। तीसरे पार्ट की बात करें तो सबसे पहले लगा हुआ है कांस्टेंट 1/3, हमने लिख दिया। z अपॉन z -3 कॉजल है तो हमें उसके बदले टाइम डोमेन में लिखना पड़ेगा 3 की पावर n UN। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर n UN। ये फर्स्ट आरओसी के केस में हमें टाइम डोमेन वाला सिग्नल इतना मिलेगा। इसके बाद सेकेंड आरओसी की बात करते हैं, जहां पर सेकेंड आरओसी को मेंशन किया गया है z इज लेस देन 1/2। अब अगर z आधे से छोटा है तो 3 से तो छोटा होगा ही होगा, यानी z लेस देन 2 इंप्लाई करता है, बताता है कि z 3 से भी छोटा है, यानी इस केस में हमारा पहला सिग्नल और दूसरा सिग्नल दोनों ही एंटी कॉजल हैं। तो जब हमारे सिग्नल्स एंटी कॉजल होते हैं
उस केस में z अपॉन z माइनस a के रिस्पेक्टिव टाइम डोमेन में हमें मिलता है माइनस ऑफ an u माइनस n माइनस 1। तो अब सेकेंड आरओसी के लिए हम टाइम डोमेन वाला सिग्नल यानी कि इनवर्स z ट्रांसफॉर्म को लिखना शुरू करते हैं। तो xn इज इक्वल्स टू पहला वाला कांस्टेंट, तो उसके बदले आ जाएगा 2/3 डेल n। इसके बाद माइनस z अपॉन z माइनस 1/2 एंटी कॉजल है, तो इसके बदले टाइम डोमेन वाला सिग्नल होगा 1/2 n u माइनस n माइनस 1। माइनस साइन के साथ ये टर्म आएगी और यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस। इसके बाद तीसरे हिस्से में आते हैं, तो तीसरे हिस्से में है पहले से ही 1/3 हमने लिख दिया। z अपॉन z माइनस 3 एंटी कॉजल होगा, तो हम उसे लिखेंगे माइनस 3 की पावर n u माइनस n माइनस 1। माइनस साइन यहां है, प्लस साइन यहां है, तो दोनों से बनेगा माइनस साइन, तो हमने यहाँ पे माइनस रख दिया। यहाँ पे हो जाएगा 3n u माइनस n माइनस 1। तो अब ये सिग्नल आपको मिल गया सेकेंड आरओसी जो z लेस देन 1/2 है उसके बदले। ये पूरा सिग्नल हमारा एंटी कॉजल सिग्नल है, जैसा कि अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सर्कल के अंदर हो तो हमारा एंटी कॉजल सिग्नल होता है। तो ये हमने सेकेंड आरओसी के लिए सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की, जहां पे हमारे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को मेंशन किया गया है एज z 1/2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो ये सिग्नल हमारा होगा नॉन कॉजल, इसका एंटी कॉजल पार्ट भी होगा और कॉजल पार्ट भी होगा। इस आरओसी को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट जो कहता है कि z की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, दूसरा पार्ट जो कहता है कि z की वैल्यू 3 से छोटी है। अब जिस पार्ट में एज अ पोल 1/2 होगा, चूंकि 1/2 रेडियस वाले सर्कल के बाहर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है, तो ये वाला सिग्नल हमारा होगा कॉजल। वहीं पर दूसरे केस में z की वैल्यू 3 से बड़ी है, यानी 3 रेडियस वाले सर्कल के अंदर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है, जिसके कारण से ये वाला हमारा सिग्नल होगा एंटी कॉजल। तो जब हम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए कॉजल का कंसेप्ट लगेगा और इसके लिए एंटी कॉजल का कंसेप्ट लगेगा। तो अब हम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लिखना शुरू करते हैं। xn होगा, पहला पार्ट है 2/3 जिसके बदले हमें टाइम डोमेन में मिलता है 2/3 डेल n माइनस z अपॉन z माइनस 1/2। ये पोल एक कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बदले टाइम डोमेन में हमें मिलेगा 1/2 टू द पावर n un विथ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर पहले से नेगेटिव लगा हुआ है तो हमने नेगेटिव लिख दिया। 1/2 n un। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिसमें पोल 3 पर है, ये एक एंटी कॉजल सिस्टम है जिसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा बाय 3 की पावर n u n माइनस n माइनस 1। ये आपका सिग्नल हो गया, माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर प्लस साइन है तो रिजल्ट में आपको माइनस साइन मिलेगा। 1/3 पहले से है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस केस में हमारा जो सिग्नल है वो एक नॉन कॉजल सिग्नल होगा, जिसके एस्टिमेशन में हमें आज कुछ पार्ट को कॉजल और कुछ पार्ट को एंटी कॉजल लेकर के इनवर्स z ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करना पड़ता है।
तो इस तरह से अलग अलग आरओसी होने के केस में एक ही जेड ट्रांसफॉर्म के इनवर्स कैलकुलेशन में हमें अलग अलग टाइम डोमेन के सिग्नल्स मिलते हैं। यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म यूनिक नहीं होता, बल्कि उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसको यूनिक बनाता है। तो इस तरह से हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड।